नमस्कार। हिंदुस्तान अखबार द्वारा आयोजित इस वेबिनार में शिक्षा क्षेत्र में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत। आप जानते हैं कि पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को घेर रखा है। अभी हाल में यूनेस्को ने ये बात कही कि पिछले महीनों में 191 देशों के 157 करोड़ विद्यार्थी शिक्षा से महरूम रह गए पैंडेमिक की वजह से। आप ये भी जानते हैं कि भारतवर्ष में एमएचआरडी का स्वयं प्रभा चैनल, उसके अलावा दूरदर्शन, ई पाठशाला, दीक्षा ऐप, ई विद्या जैसे तमाम वो विधाएं हैं, वो जो प्रयास सरकार कर रही है, सरकार ताकि विद्यार्थी विद्या से महरूम न रह जाएं इस पैंडेमिक के माहौल में। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जो हमारी पारंपरिक शिक्षा थी, जो ट्रेडिशनल पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम था, यानी जिसमें ब्लैक बोर्ड होता था, चॉक और डस्टर होती थी, कॉपी बुक होती थी, उसने वो सब बदल गया है। वहाँ पर अब स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, वहाँ पर लैपटॉप आ गया है, वहाँ टैबलेट आ गया है, वहाँ कंप्यूटर आ गया है। हिंदुस्तान अखबार चूंकि सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ अखबार है, इसलिए उसने आज इस वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें लखनऊ और आसपास के जो जाने-माने कुछ शिक्षाविद हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे कराऊँ और उसके बाद इस बातचीत का आगाज़ किया जाए। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर उमा नारायण। डॉक्टर उमा नारायण, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। डॉक्टर उमा नारायण फुल ब्राइट फेलो रही हैं, लिबरल आर्ट्स एजुकेशन की कंसल्टेंट हैं। इन्होंने मुंबई के एसपी जैन इंस्टीट्यूट और उसके साथ ही नारसी मुंजी में काम किया है और आजकल वो एरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की सलाहकार हैं। हमारे साथ खास बात यह है आज के वेबिनार में कि 3 नौजवान ऐसे शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। हमारे साथ हैं विराज सागर दास। विराज सागर दास बाबू बनारसी दास ग्रुप के अध्यक्ष हैं, समाज के सभी वर्गों से जुड़े हुए हैं और खेलों की दुनिया से भी संबद्ध हैं। विराज, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। हमारे साथ तीसरे हमारे जो आज के हमारे वेबिनार के साथी हैं, वो हैं इंजीनियर पंकज अग्रवाल। इंजीनियर पंकज अग्रवाल आईआईटी के प्रोडक्ट हैं। इन्होंने लखनऊ में श्री राम स्वरूप मेमोरियल ग्रुप और प्रोफेशनल कॉलेजेस की नींव डाली है और इन्होंने कई पुरस्कार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जीते हैं। लखनऊ में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने के लिए ये प्रयत्नशील हैं और इसी वजह से इन्होंने सन 2012 में श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय की स्थापना की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे साथ एक और फुल ब्राइट फेलो हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर। डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर आईआईटी कानपुर के मेधावी छात्र रहे हैं। इन्होंने वहां से बीटेक किया, एमटेक किया, डॉक्टरेट की। डॉक्टर नदीम इंटीग्रल विश्वविद्यालय, जो लखनऊ का जाना माना विश्वविद्यालय है, उसके प्रो चांसलर हैं। तो मैं कह सकता हूं, मैंने फुल ब्राइट से शुरुआत की और फुल ब्राइट तक आपको लेकर आया। चमकते हुए नौजवान चेहरे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, साथ ही अनुभवी उमा नारायण जी। बातचीत की शुरुआत उमा नारायण जी आपके साथ। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें अवगत कराइए। नमस्कार। मैं बातचीत शुरू करती हूँ बहुत एक सिंपल बात से कि कोरोना के पैंडेमिक से ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के टाइम से जब सारा विश्व जुड़ गया था, उस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड ने हमें एक एक्रोनिम दिया जिसको हम कहते हैं वूका, वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। और मार्केट से ये गुहार आने लगी एकेडमिक कॉरिडोर्स में, थ्योरी बेस्ड लर्निंग नहीं हो पाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड और थ्योरी बेस्ड लर्निंग में मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में स्टूडेंट्स चाहिए जो कि क्रिटिकल थिंकर्स हों, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हों, डिसीजन मेकर्स हों और सिर्फ एक विषय में स्पेशलाइजेशन वाले। जो थ्योरी बेस्ड है वो द प्रोडक्ट ऑफ एकेडेमिया इज नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयबल। ये आवाज इस सदी के शुरू से आनी शुरू हो गई थी और ये खलबली मच गई थी कि जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, जो कि टीचर सेंट्रिक ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड कह लीजिए, थ्योरी बेस्ड लेक्चर मेथड, जिसको मैं कहूंगी सिंक्रोनस टीचिंग विच इज टीचर सेंट्रिक, उसके बजाय अगर लर्निंग पर्पस है, पढ़ाई का पर्पस लर्निंग है, तो स्टूडेंट को सेंटर में रखा जाए और स्टूडेंट कैसा चाहता है। तो हमने देखा कि हमारा स्टूडेंट तो मिलेनियल जनरेशन है, या अब की बात करें तो जनरेशन जी जिसको हम कहते हैं जेन जी,
जो कि कंप्यूटर में इतना सेवी है, अगर आपने जरा भी आपका नोट्स आउटडेटेड है तो वो इंटरनेट पे सब पढ़ लेता है। तो देयर वाज अ डिस्कनेक्ट। सो डिसरप्शन कोरोना ने नहीं किया है, डिसरप्शन हुआ है बहुत समय पहले से, और वो वूका वर्ल्ड का हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि अब हम कंटिन्यूअसली डिसरप्शन में रहेंगे, और ये एवरीडे डिसरप्शन। तो अगर हम ये सोचें कि कोरोना के बाद क्या होगा या इसके बाद क्या होगा, देखिए जब कंप्यूटर आए, हर चेंज के बाद एक स्टेबलाइजेशन का पीरियड था। वूका वर्ल्ड का कहने का मतलब है एवरी डे इज डिसरप्शन। और ये सब शिक्षाविदों ने इस बात को कहा है, बल्कि एक साल पहले कहा जा रहा था 2025 तक अगर हम शिक्षा को ठीक नहीं करेंगे तो 2030 में जब भारत के पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता 600 मिलियन यूथ होंगे, और अगर हमने उनको शिक्षा नहीं दी और उनको स्किल रेडी नहीं करा, तो भारत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ देगा। तो उस दूसरी बात क्या हुई कि हमारे यहाँ स्केल बहुत ज्यादा है। तो जो कनेक्शन हम कह रहे हैं कि अब हमें डिजिटल जाना है, हमें डिजिटल उस वक्त जाने का ख्याल इसलिए था कि हमारे यहाँ 1 करोड़, इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थी हैं हायर एजुकेशन में, 1000 यूनिवर्सिटीज हैं, 50,000 से ऊपर हायर एजुकेशन, 3% जीडीपी का हमारे शिक्षा में खर्च होता है। तो ये चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी कि अगर स्केल करना है और मैग्नीट्यूड पाना है तो पढ़ाना इंटरनेट से होना पड़ेगा, डिजिटल जाना पड़ेगा। फिजिकल विल नॉट वर्क, क्योंकि वो स्केलेबल नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है। डिजिटल अगर बच्चों को देखें तो वो तो आपस में हर वक्त व्हाट्सएप पे रहते हैं, तो ये हमको इसको राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है वो न्यूट्रल है, उसको एक फैकल्टी उसमें जान डालता है और उसके यूज करता है। ये तो एक सितार है, जो प्लेयर है वो सितार के तार छोड़ के कहाँ सिम्फनी बनाएगा। वो सिम्फनी बनाने के लिए हमारे फैकल्टी शायद तैयार न हो। पैनिक उस वजह से है, पैनिक इस वजह से नहीं है कि डिजिटल में सडनली आ गए। ये चर्चा वूका वर्ल्ड, फ्रेजिलिटी, मतलब तमाम किताबें लिखी गई हैं, वी आर लिविंग थ्रू फ्रेजाइल टाइम्स। आप ये सोचिए कि अगर आप बैंकिंग पढ़ा रहे हैं, अब पेटीएम एक बैंक है बिना ब्रांच के। डिसरप्शन बिजनेस में इतना आ रहा है कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं और किस तरह से खरीद रहे हैं, ये सब बदल रहा है। और आगे क्यों ज्यादा बदलेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, अब क्रिप्टो करेंसी। तो जिस तरह से हम पढ़ा रहे थे और ब्लैक बोर्ड चौक से वो गुजर नहीं होगी। टेक्नोलॉजी एक इनेबलिंग प्लेटफॉर्म है, उससे बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे सर्वे हो सकते हैं। तो मैं 3 बात अपना फिर से दोहराती हूँ कि पेंडेमिक ने प्रेसिपिटेट किया, लेकिन शिक्षा पे सवाल बहुत दिनों से आ रहे थे, और इसी वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2016 में आई है, तो उससे पहले से बहुत चर्चा चल रही है कि वॉलेटिलिटी और फ्रेजिलिटी मार्केट में इतनी है कि उस समय के लिए पढ़ाने को हमको क्रिटिकल थिंकिंग, वाइज डिसीजन मेकिंग, हाउ टू लर्न, लर्निंग हाउ टू लर्न, जो हमारे ब्लैक बोर्ड या एक विषय को पढ़ाने का हिस्सा नहीं था। हम लोग साइलो में पढ़ाते थे। साइलो से बाहर जाकर, अपने विषय से बाहर जाकर इंटरकनेक्टेडनेस देखने में ही सोल्यूशन आएगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन, कोविड का सोल्यूशन मेडिकल वर्ल्ड में नहीं है, सोशियोलॉजी में भी है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स आ गए। तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अब डिस्टेंसिंग कैसे होगी जब आप झोपड़पट्टी में रहते हैं? तो हर सोल्यूशन का सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइफ में कंपोजिट है, और उसको एक ब्लैक बोर्ड पर एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट, तो प्रॉब्लम कंटेंट की है, मेथड और मीडियम की नहीं है। तो अगर इनोवेटिव होना होगा इस वजह से भी, और आगे भी ये डिसरप्शन आगे भी जाना पड़ेगा। पेंडेमिक साल भर में खत्म हो जाएगा, बट ये डिसरप्शन इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं ये कहना चाह रही हूँ। क्या बात है, आपकी बॉटम लाइन समझी जाए तो आप ये कहना चाह रही हैं कि डिसरप्शन इज वे ऑफ लाइफ। बढ़िया बात आपने कही। बहुत से इस विषय में विचार बहुत से लोगों के हैं। हम ये जानते हैं कि शिक्षा क्या है और विद्या क्या है, दोनों में क्या अंतर है। क्या शिक्षा विद्या है या विद्या शिक्षा है? इस महीन बात पर भी हम आएंगे। हम ये भी जानेंगे कि ये डिजिटल लर्निंग, ई लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, वर्चुअल स्पेस लर्निंग, ये लर्निंग जो कि शिक्षक दूर बैठा है, विद्यार्थी कहीं दूर बैठा हुआ है,
ये ठीक उसी तरीके से है कि शिक्षक के हाव भाव, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर हम कम्युनिकेशंस की बात करें तो कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर थिएटर में आप जैसे ही कोई नाटक करके निकलते हैं, आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है, या तो तालियां मिलती हैं या गालियां मिलती हैं। लेकिन फिल्म जब रिलीज होती है तो कलाकार को इंस्टेंट रिएक्शन नहीं मिलता, उसको डिलेड उसको बातें सुनने को मिलती हैं। इसी प्रकार जो आप फिजिकल होते हैं या वर्चुअल होते हैं, दोनों में फर्क है। तो अब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम विराज जी के पास जाना चाहेंगे। विराज जी से हम जानना चाहेंगे, उनका बहुत अनुभव है विराज सागर दास का, बाबू बनारसी दास के वो अध्यक्ष हैं, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो देख रहे हैं, उनके क्या विचार हैं इस विषय में। विराज जी, आपका स्वागत। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनने कोविड टाइम्स पे ऐसा एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करा है एजुकेशन के इशू पे, जिसको लेके बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में काफी डाउट्स हैं। टू बिगिन विद, मैं एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट कहना चाहूंगा कि दैट इन द मिडल ऑफ एवरी क्राइसिस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। और जैसे उमा नारायण मैम ने बोला कि वूका वर्ल्ड है और 90s से ही एक बात चल रही है कि कैसे एजुकेशन सेक्टर में हमें कुछ चेंजेस लाने हैं, कैसे हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशंस होने चाहिए। तो एक पिछले 25 सालों से 20 सालों से एक इशू चल रहा है और मैं इस चीज को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में इंडिया में हमें अपने ट्रेडिशनल मेथड से उठना पड़ेगा। जो हमारी एक बेसिक क्लासरूम लर्निंग थी उसे हमें उठना पड़ेगा और हमें ये टेक बेस्ड सॉल्यूशंस, आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस को बहुत इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने सिस्टम्स में। बिल्कुल ये बात सही है कि हम एक गुरु को या एक टीचर को हम कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। वो जो एक पर्सनल लर्निंग है जो हमें एक टीचर से मिलती है, उसका कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं। बट उस ऑल्टरनेटिव के साथ ये बहुत जरूरी है कि हम ये टेक बेस्ड सॉल्यूशंस को इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि आज की डेट में हम सिर्फ अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज पे नहीं जा सकते, हमें एक ओवरऑल प्रैक्टिकल नॉलेज पे चाहिए। जैसा मैम ने बोला, एक वूका वर्ल्ड होगा, एक इनस्टेबल वर्ल्ड होएगा। हमें कभी पता नहीं था, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि कोविड-19 आ सकता है। तो ये चीजें ऐसी नहीं है जो हम बुक में पढ़ सकते हैं, क्लास में पढ़ सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों को एक ओवरऑल डेवलपमेंट देना पड़ेगा और उनका एक ओवरऑल एनहांसमेंट करना पड़ेगा जिस तरीके से हम उन्हें पढ़ाते हैं। और हमें हर वक्त एक प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को हर वक्त रीच आउट कर सकें। हम सिर्फ अपनी लर्निंग को हम ये नहीं सोच सकते कि बच्चा क्लास में आएगा तभी वो पढ़ेगा। आज की डेट में लर्निंग उसके घर पे भी होनी चाहिए, हर वक्त जब तक वो है, हर मीडियम से उसको हम रीच आउट करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कोविड के बाद, जब हम सबने ये बात रियलाइज करी है सारे, चाहे वो सीनियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे स्कूल्स हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, सबने ये बात रियलाइज करी है कि आज हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि बच्चों को हम हर वक्त रीच आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक कोविड-19 एक क्राइसिस के साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी रही है हम सबके लिए। दूसरा, मैं कुछ बात करना चाहता था कि हमारे बीबीडी यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने कैसे कुछ क्या एफर्ट्स अभी हम ले रहे हैं। तो उसमें मैं बोलना चाह रहा था कि हमने एक बहुत बड़ा एफर्ट लिया है कि अभी हमने पिछले 4 महीने में अपना पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम पूरा एनहांस करा है। हमने अपना नया एक ईआरपी बनाया, एक पोर्टल बनाया है बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चे रियल टाइम पे अपने फैकल्टी से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट कर सकते हैं। हर एक बच्चे को एक यूनिक ईमेल आईडी दिया गया है, एक पासवर्ड दिया गया है। बच्चे अपने क्वेश्चंस, अपने सारे इश्यूज उस पोर्टल पे रेज कर सकते हैं। टीचर्स अपने सारे के क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट उस पोर्टल पे रेज कर सकते हैं। साथ ही हमारी फैकल्टी ने पिछले 3 महीने में बहुत मेहनत करते हुए 5000 से अधिक लेक्चर्स रिकॉर्ड करे हैं, जैसे बच्चे घर पे बैठे बैठे उन लेक्चर्स को देख सकें। और उसके बाद हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं जिसमें बच्चे अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं फैकल्टी के साथ। तो बहुत सारी चीजें जो एक यूनिवर्सिटी कर सकती है। हमारा एक कम्युनिटी रेडियो भी है, बीबीडी 90.8, जिसपे हम रेगुलरली अवेयरनेस ड्राइव्स कर रहे हैं कोविड-19 के बारे में। हम उस पे गेस्ट लेक्चर्स करवाते हैं, हम उसमें अपने फैकल्टी से क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। तो बहुत एक इंटरैक्टिव तरीका है जिससे हम बच्चों को रीच आउट कर सकते हैं। अच्छा विराज, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत संक्षेप में अपनी बात समाप्त की। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा उसमें आप अपनी बातें सामने लेकर आएंगे। आप बात कर रहे थे विद्या और शिक्षा के अंतर की। मैं ईशोपनिषद का एक कोट लाना चाहूंगा। ईशोपनिषद कहता है, विद्या मृत मश्नुते, विद्या व्यक्ति को अमृत प्रदान करती है। हम शिक्षा की बात नहीं करते, हमारी सनातन संस्कृति विद्या की बात करती है। विद्या वो होती है, विद्या वो चीज है, विद्या वो विधा है जो छात्र को धैर्यशील बनाती है, छात्रों को सामाजिक संस्कार देती है,
छात्रों में करुणा, मुदिता, मैत्री इन भावों का प्रस्फुटन करती है। प्रश्न इस बात का है कि ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस फेस टू फेस एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, यद्यपि इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता कि पैंडेमिक के इन दिनों में जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी स्थिति में आप अपनी शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन ज़रूर करेंगे ताकि विद्यार्थी शिक्षा से महरूम न रह जाए। लेकिन हमें एट द सेम टाइम हमें ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि हम किस फजा के संवाहक हैं। तो हम चाहेंगे इसी नोट पर बातचीत करना इंजीनियर पंकज अग्रवाल से, जो कि रामस्वरूप मेमोरियल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, आईआईटीएन हैं। पंकज जी, आप भारतीय सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और पैंडेमिक को भी देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिंदुस्तान ग्रुप का, एंड जैसा कि विराज जी ने भी कहा और उमा मैम ने कहा, इस ऑगस्ट गैदरिंग पीपल फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स हु हैव डन वंडरफुली वेल, इन सबके बीच में मैं अपनी बात को इस तरह से रखना चाहूंगा जैसा आपने कहा, जो कि उमा मैम भी बोल रही थी कि जो शिक्षा का जो माध्यम है, जो तरीका आज की तारीख में जो क्लासरूम टीचिंग जिसको हम सोच रहे थे कि शायद वही सोल्यूशन है, तो अगर हम पीछे जाएं तो भारतवर्ष में शिक्षा का जो माध्यम रहा है वो गुरुकुल शिक्षा का माध्यम रहा है। और अगर गुरुकुल शिक्षा जिस तरह से कराई जाती थी और उसके बाद जो माध्यम शिक्षा का हम लोग इतने सालों से, मैंने भी अपने बचपन से उसी तरह की शिक्षा ली है, उसमें हम सब्जेक्ट पहले पढ़ाते हैं और उसको रियल लाइफ में किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है वो अलग तरीके से पढ़ाई जाती थी। जबकि गुरुकुल में एक व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को वहां रह के एक लाइफ स्टाइल में उसको अपने आप को रखना पड़ता था और रोजमर्रा में उसको समझ आता था कि मुझे किस जगह साइंस की जरूरत है, किस जगह ज्योग्राफी की जरूरत है, कि सभी सब्जेक्ट जो है उसके रोजमर्रा की उसकी जिंदगी में उसके सामने आते थे और उनके सोल्यूशन पाने के लिए उसके सवाल, जो इंक्विजिटिवनेस होती थी हमारे दिमाग में, जो सवाल होते थे उनके जवाब पाने के लिए हम लोग जो शिक्षा प्राप्त करते थे, जो सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, उसके द्वारा हम लोग करते थे। अगर मैं साइंस की बात करूं आज की तारीख में, मुझे लगता है पिछले कई सालों से सभी स्टूडेंट्स इसी होड़ में पड़े हुए हैं कि हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसी को भी नहीं मालूम है। अगर हम बेसिक बात करें, जैसे फिजिक्स मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो एवरीथिंग इज अबाउट इक्विलिब्रियम। हमें अगर पहले ये समझा दिया जाए कि कोई भी चीज स्टेबल होती है, दुनिया में कोई भी स्टेबल चीज तभी होती है जब वो इक्विलिब्रियम पे होती है, जब वो मिनिमम एनर्जी लेवल पे होती है, वही चीज रहेगी। इसके अलावा अगर किसी भी हम अवस्था में है तो वो अवस्था वहां रहने वाली नहीं है। इसी तरह से जो आज ये कोरोना, जो पैंडेमिक की स्थिति है, अवस्था रहने वाली नहीं है। लेकिन ये समय जो क्वेश्चन है, जो डॉक्टर उमा भी बोली थी कि जो शिक्षा हम पहले भी दे रहे थे उससे हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। अगर हम आज विश्व में जो सबसे अच्छी इंजीनियरिंग या शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग सबसे अग्रणी हैं, अगर उन देशों का हम अध्ययन करें, अगर हम जर्मनी को देखें, तो जर्मनी से अगर हम अपने यहाँ की शिक्षा को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो ग्रास रूट लेवल की प्लम्बर है, आईटीआई वाले लोग हैं, वनिस्पत इंजीनियरिंग के, चूंकि इंजीनियरिंग थिंकर होता है, तो अगर आप इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको उल्टा जो है एक इन्वर्टेड ट्रायंगल दिखेगा। हम लोग टॉप हैवी हैं, वो बॉटम पे ज्यादा काम करते हैं। हमको जो ग्राउंड पे या जिसको शॉप फ्लोर लेवल कहते हैं उस पे काम करने वाले ज्यादा लोग चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वक्त इस तरह का है कि जब हम ये सोचें कि किस तरह से जो शिक्षा, जिस मीन्स को हम यूज कर रहे थे, रोजमर्रा में यूज कर रहे हैं, जिसको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि हम उसको मिस कर रहे हैं, हम उसको मिस नहीं कर रहे हैं। ये समय वो है जब हम ये जाने कि वो एक इतना अच्छा माध्यम नहीं था। हम लोगों को ये वक्त इस्तेमाल करना चाहिए कि एक बेटर माध्यम, जो हम अपनी गुरुकुल, जो सनातन समय की आपने बात की, विद्याम श्नुते विद्या अमृत बरसाती है, ये बात बिल्कुल सही है और उसी चीज की तरफ हमें जाना चाहिए। एज पेरेंट्स ऑल्सो भी हम लोग देखते हैं कि हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया और मेरा काम खत्म हो गया, मैंने फीस दे दी है और इसके बाद मेरा काम खत्म हो जाता है। ऐसा हो नहीं सकता। स्कूल में या किसी भी विद्यालय में एक स्टूडेंट जो है वो केवल अपने 8 घंटे व्यतीत करता है मैक्सिमम, उसके अलावा 16 घंटे वो एक दूसरी तरह की एम्बियंस में अपने व्यतीत करता है। तो माँ बाप की, घर की, रिश्तेदार की, सब लोगों की जिम्मेदारी है जो है एक व्यक्ति को पूरा करने में, पूर्ण करने में। आज हम भी इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हम सब तरह से लोगों को यही दर्शाते हैं कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट दे सकते हैं, हर तरीके से बच्चे को पूर्ण रूप से बच्चे को हम जो है बना देंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, उस 8 घंटे में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमको एक पूरा समाज, जो एक बच्चे के, एक किसी भी स्टूडेंट के चारों तरफ जो एक पूरा एक गोला है, एक वर्ण है, उस सबको मिलके जब उसकी तरफ तैयारी करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो एज विराज राइटली सेड कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी। और जब इस तरह की विपदा जो है विश्व पे आई है, सब लोगों पे आई है, उस समय बहुत लोगों ने सोचना शुरू किया है
और हमेशा आप इतिहास उठा के देख लें, इसके बाद हमेशा जो है जनजाति जो जनमानस है वो आगे गया है, और मेरा भी यही विश्वास है कि ऐसा होने वाला है। और हम लोग भी इसी तरह से सोच रहे हैं कि किस तरह से ये जो होलिस्टिक चीज है, इसकी जिम्मेदारी हम सब मिलके उठाएं। आज की तारीख में हम अपने आप को भी सेल इसी पॉइंट पे करते थे कि हम सब कुछ कर देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन में दे दूंगा। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी है, ये शिक्षा का केवल माध्यम है, ये असल शिक्षा नहीं है। हम लोग कभी भी ये फील ना करें कि ये हमको कहीं रोक सकता है। हमें सिर्फ अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक अच्छा शिक्षक होता है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो किताब के माध्यम से हो। तो हमें बेसिक शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और इसको मैं अपनी बात को जस्ट बल देने के लिए आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि अगर हम लोगों से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग आगे हैं, आप यूएसए की जो 150 साल 200 साल पुरानी विश्वविद्यालय हैं, इवन वो भी जो है उनके यहाँ तो ये सब माध्यम पहले से थे, लेकिन फिर भी ये शिक्षा उस चीजों से पूर्ण नहीं होती है। तो आज अगर हम मिलके पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्लासरूम टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रोक नहीं है। इट इज जस्ट दैट, एज मैम राइटली सेड, जस्ट अ डिसरप्शन। सो इसको, इस समय को हम लोग ये जाने कि किस तरह से पूर्ण रूप से हम अपने सनातन जो हमारा धर्म है, जो हमारे यहाँ की एक जो विधा है, उसको किस तरह से हम ला के और अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो है उसको डाल पाए, और एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने की, जो मैं अपने कॉलेज में जितना मैं कर पाता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कितना खुश रह सके हम लोग जीवन में, कितना खुश रह सके। जैसे इक्विलिब्रियम की बात मैंने साइंस के लिए की, मुझे लगता है हम सबको ऐसा पढ़ाना चाहिए, ऐसा रोजमर्रा में जीवन व्यतीत करना चाहिए कि हम अपने जीवन में खुश रह सके, ज्यादा ज्यादा खुशहाली ला सके। क्योंकि अगर मैं खुश रहूंगा तो मेरे चारों तरफ लोग खुश रहेंगे, ये समाज खुश हो जाएगा, एंड देश और विश्व सभी लोग खुश हो पाएंगे। तो इसी की तरफ हमको बढ़ना चाहिए, और ये समय सोचने का, और जैसा मैंने बोला कि जनमानस को आगे आगे ले जाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात पंकज जी आपने कही कि जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है उसका इंडेक्स बढ़ाए जाने की जरूरत है, और बाकी विद्या या शिक्षा जो भी है, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, जिस प्रोफेशन में जाते हैं, उसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमको खुश रहना है। निश्चित रूप से जो बदली हुई स्थितियां हैं, पैंडेमिक है, किसी ने देखा नहीं था। 100 साल पहले का कोई व्यक्ति शायद जीवित न रहा हो जिसने पिछला देखा होगा। तो हम सब अपने जीवन काल में पहली बार देख रहे हैं। कहा भी गया है, संसरति इति संसारः, संसार वही है जो प्रवहमान है, जो चलता रहे। जो रुक गया वो सड़ गया, पानी जहाँ रुक गया वो सड़ गया। जो चलता हुआ पानी है वो हमेशा साफ रहता है। बात को आगे बढ़ाते हैं। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात आपने बहुत अच्छी उठाई। अब हम आपको ले चल रहे हैं डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर के पास। हमारे वो साथी जो देर से हमारे साथ इस वेबिनार से जुड़े हैं, उनको बता दूं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ हिंदुस्तान अखबार आज बात कर रहा है शिक्षा क्षेत्र के बदलते आयाम, चुनौतियों और संभावनाओं के विषय में। हमारे साथ बहुत रिच पैनल है। डॉक्टर उमा नारायण हैं, विराज सागर दास हैं, इंजीनियर पंकज अग्रवाल हैं, और डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर हैं। डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इस विषय पर अपनी बात आगे रखें। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान अखबार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात जो हमारे प्रदेश में खास तौर से बच्चे हैं उन तक पहुंचा सकूं। कोविड-19 की वजह से हम लोग कई नई चीज़ों के बारे में सोचने को मजबूर हुए हैं। उनमें से शिक्षा और ख़ास तौर से हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा का जो क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है, और उसमें भी हमने कई नए तरह की टेक्नोलॉजीज, टूल्स वगैरह वगैरह इंट्रोड्यूस करने की सोची है। इन टूल्स को हम कभी कभी आसानी से, कभी कुछ मुश्किल से यूज़ कर पाए हैं, और यही हाल हमारे स्टूडेंट्स का है, हमारे छात्रों का है, जो कि या तो आसानी से उसको अडेप्ट कर पाए हैं, सीख पाए हैं, या उनको दिक्कत हो रही है किसी भी वजह से। एक चीज़ जानना ज़रूरी यहाँ पर यह है, जैसा कि डॉक्टर उमा नारायण मैम ने मुझसे पहले कहा, और वो ये है कि जो चेंजेस बहुत जल्दी पिछले 3-4 महीनों में आ गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कोविड की वजह से आए हैं। ये बातें, ये तरीके, ये टेक्नोलॉजी, ये डिस्टेंस लर्निंग, ये ऑनलाइन एजुकेशन पहले से चल रही थी। हमारे देश में शायद उस लेवल पे नहीं थी जैसा दूसरे प्रोग्रेस्ड डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट पंकज अग्रवाल साहब ने बताया, जर्मनी में है, फिनलैंड में है, जहाँ की एजुकेशन बहुत मशहूर है। सिर्फ हायर एजुकेशन नहीं बल्कि प्राइमरी एजुकेशन भी बहुत मशहूर है। उन जगह भी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम
इसको तेजी से अपनाने के लिए मजबूर हुए हैं कोविड-19 की वजह से। ये कोई एक नई चीज नहीं है। अगर कोविड-19 नहीं होता तो शायद हम ये अपनाने में 5 साल या 10 साल और ले लेते। अब क्योंकि ये एकदम से हमें शॉर्ट टर्म में अपनाना पड़ा, इसलिए इसको स्टेबलाइज करने, स्टेबिलिटी की बात पंकज अग्रवाल साहब ने करी। इस चीज को स्टेबल और इक्विलिब्रियम में लाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। यूनिवर्सिटीज कई सारे सॉल्यूशंस प्रपोज कर रही हैं, टूल्स टेक्निक्स अपना रही हैं। विराज सागर दास साहब ने बताया कि उनकी यूनिवर्सिटी किस तरह से टूल्स अपना रही है। हम सब की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इस तरह की इंटरवेंशंस, अच्छे इंटरवेंशंस हो रहे हैं। कई जगहों पे हमें दिक्कत आ रही है। सबसे पहले हमारे टीचर्स ने इस तरह का माध्यम इस स्केल पे लगातार यूज नहीं किया है, जिसकी वजह से उनको अभी लर्निंग फेज में सीखना पड़ रहा है कि किस तरह से वो बच्चों से इंटरैक्ट करेंगे। दूसरा चैलेंज है बच्चों की ओर से, उन्होंने इस माध्यम से इतनी देर तक इतनी ज्यादा अध्ययन नहीं किया है। उनको भी यूज्ड टू होना पड़ रहा है कि हम कैसे एक छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन पे या छोटी सी लैपटॉप की स्क्रीन पे वो चीजें सीखें जो हम आज तक क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के सामने बैठ के सीख रहे थे। मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इस वक्त जो शिक्षा की क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं उसमें है, वो डिसिप्लिन की है। और इस डिसिप्लिन को मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, इस पे जोर देना चाहता हूँ एक उदाहरण के यूज करके। हमारे जब तक हम कैंपसेस में आ रहे थे, जब तक हम क्लासरूम्स में बैठ रहे थे, हम बाध्य थे, हम बाउंड थे टीचर की बात सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे क्लासरूम में और हमारे कैंपसेस में खूबसूरत नदियां नहीं बह रही हैं, हमारे कैंपसेस में खूबसूरत शॉपिंग मॉल्स नहीं हैं, सिनेमा हॉल्स नहीं हैं, अच्छे उस तरह के एंटरटेनमेंट पार्क्स नहीं हैं। तो हम वहां पढ़ने आते हैं बहुत ही क्लियर माइंडसेट। इसी को देखिए अपने मोबाइल में। जब आप अपने मोबाइल को देख रहे हैं तो उसमें कई सारे वीडियोस हैं, उसमें कई सारे गाने हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे अपने मोबाइल पे पढ़ाई के लिए ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और इसको हम ओवरकम कर सकते हैं डिसिप्लिन के उससे, जिस तरह की डिसिप्लिन हम फिजिकल कैंपस में लाते थे। एक पंकज अग्रवाल साहब ने बहुत ही अच्छी बात करी कि टेक्नोलॉजी तो एक माध्यम है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए। एक अच्छा शिक्षक, मेरे मानने से जो क्लासरूम में एक अच्छा शिक्षक होता है और अच्छा पढ़ाता है, मैं मानता हूं कि जरूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन माध्यम से भी उतना ही अच्छा पढ़ाए। ऑनलाइन माध्यम में सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई है, हमें साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। हम कितनी देर तक बच्चों का ध्यान आकर्षित रख सकते हैं, हमको जानना होगा कि बच्चे अपने घरों में बैठ के पढ़ रहे हैं, घरों में तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो जो डिवाइस देख रहे हैं उस डिवाइस में तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं। हमको अपने लेक्चर्स में, अपने वीडियोस में बीच बीच में उन बच्चों को एंगेज करने के लिए ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। हमें क्वेश्चन आंसर सेशन करने चाहिए, हमें ग्रुप डिस्कशंस करने चाहिए, हमें फीडबैक लेना चाहिए, हमें पोलिंग करवानी चाहिए, हमें क्विजेस लेनी चाहिए। हर 10-10 मिनट पे हमें उनको भेजना चाहिए कि ये लिंक है, जाके देख के आइए, 5 मिनट बाद वापस हम फिर मिलते हैं इस ग्रुप पे। इस तरह की चीजें जब हम करेंगे, और ये हमें सीखनी है कि कौन सा इंटरवेंशन कहाँ पर कारगर होता है, तब जाके एक अच्छा माध्यम बनेगा बच्चों को सिखाने के लिए। मैं फिर एक बात उठाऊंगा जो पंकज अग्रवाल साहब ने कही थी कि एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में बच्चा 3 या 4 साल के लिए आता है और उम्मीद ये करी जाती है कि इन 3-4 सालों में उसकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। अगर उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो वो अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा, अगर उसको कंप्यूटर नहीं आता तो कंप्यूटर सीख जाएगा। एक तरह से ऐसा लगता है जैसे जो जिम्मेदारी पूरे शिक्षा माध्यम की थी, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और हायर एजुकेशन की थी, वो पूरी की पूरी हायर एजुकेशन पे सौंप दी गई है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि 18 साल तक जो बच्चा जितना सीखा है, उसका जो माइंडसेट डेवलप हुआ है, उसको केवल 3 या 4 साल में बदल पाना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारी एजुकेशन की, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस, इन सबको एक साथ उस एम की तरफ काम करना पड़ेगा, जिससे हमारे बच्चे अच्छा बोलना, अच्छा पहनना और अच्छा काम करना सीख पाएं।
जब हम सब इंटीग्रेट होके इन बच्चों के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तब हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यकीनन इस पैंडेमिक की वजह से हमें हमारे बच्चों को मोबाइल डिवाइस अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, और मुझे लगता है कि इसका कोई साफ सॉल्यूशन तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ऐसा एग्जाम्पल हुआ है हमारे देश में कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल आया है। उस तरह से हर बच्चे के हाथ में फिर से मोबाइल दिया जा सकता है किसी स्कीम के तहत, हर घरों तक अच्छी कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचने की बहुत ज़रूरत है, और यही मेरे कुछ विचार थे जो आजकल आयाम चेंज हो रहे हैं शिक्षा को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सैयद नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत संक्षेप में अपनी बात कही, बहुत अच्छी तरह से कही कि जो इस वक्त की जरूरत है उससे हम मुंह मोड़ नहीं सकते, और अभिभावक भी ये मानकर नहीं चल सकते कि जो बच्चा उनका जिंदगी में नहीं सीख पाया प्राइमरी या मिडिल लेवल पे, वो डिग्री लेवल पर आकर सीख जाएगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का 2018 का डेटा है, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की संस्था है। वो कहती है कि भारतवर्ष में 24% घरों में इंटरनेट है, सिर्फ 24% घरों में इंटरनेट है। भारतवर्ष के सिर्फ 11% घर जो हैं वो लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। ये डेटा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का है, सन 2018 का है। अभी 2020 है, हम मान लें इसमें कि 10% का भी मान लीजिए बढ़ोतरी हुई होगी, तब भी ये आंकड़े बहुत डरावने हैं। दुनिया का प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय भी कहता है कि ऑनलाइन एजुकेशन पारंपरिक एजुकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकती, और ऑनलाइन एजुकेशन एक फाइनल सॉल्यूशन नहीं हो सकती। ये वक्त की जरूरत तो हो सकती है, ये आज की हमारी मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकल्प शायद नहीं हो सकती। इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन हमारे पास बहुत से प्रश्न आ रहे हैं। हमारे पास सिद्धार्थ नगर से राकेश अग्निहोत्री का प्रश्न है। सिद्धार्थ नगर से राकेश पूछते हैं कि पीसीएम स्टूडेंट जो हैं उनका करियर प्रोस्पेक्ट क्या है पैंडेमिक के इस माहौल में। और चूंकि फिजिक्स प्रिय विषय है हमारे पैनलिस्ट इंजीनियर पंकज अग्रवाल का, तो मैं चाहूंगा पंकज जी इस प्रश्न का उत्तर दें। ये बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है सभी बच्चों के मन में इस तरह की, जो आज की तारीख में बैठे, क्योंकि सभी इम्तिहान जो है वो डिले हो गए हैं, कोई एग्जाम बाद में होने वाला। तो पीसीएम का एक ऑब्वियस है जो चॉइस हम लोगों ने हमेशा से सुनी है, वो इंजीनियरिंग के लिए जाने की सुनी है जब हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन आज जब बहुत सारे और एवेन्यूज ओपन हो गए हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि पीसीएम जो है कोई हम लोग जो एक साथ क्लब कर देते हैं, ये चीज ठीक नहीं है। हमें जानना बहुत जरूरी है कि इन सब्जेक्ट्स में भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। अगर आप, चूंकि मैं खुद जिस क्षेत्र से इंजीनियरिंग क्षेत्र में, मैंने जनरली देखा है कि बच्चा जो एक हर्ड मेंटालिटी है, भेड़ चाल कह दें, तो जो रैंक पिछले साल जिस बच्चे ने ली थी उसी में जाके वो उन्हीं सब्जेक्ट्स को वो ले लेता है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर मेरा मैथ्स में मेरा स्ट्रेंथ है, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जैसे सब्जेक्ट्स में मैं जा सकता हूं। अगर मेरा फिजिक्स है तो मैकेनिकल, और एक तो इंजीनियरिंग क्षेत्र हो गया। इसके अलावा भी और ये बहुत ही पर्सन स्पेसिफिक चीज है, जो मैंने आपसे खुशी की बात कही। अगर इस सवाल का मैं जवाब पा पाऊं अपने द्वारा या अपने किसी टीचर्स के द्वारा, या मैं जिससे मैं बात कर सकता हूं जो मुझे बेहतर तरीके से जानता है कि मुझे किस सब्जेक्ट को पढ़ने में सबसे सहज रहता है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में मैं सबसे सहज रहता हूं, विच गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ मी, मेरे एक सेम एफर्ट से जिसमें आउटपुट मैं सबसे अच्छा देता हूं, मुझे लगता है मुझे उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ने में जाना चाहिए, और अपने आप को ग्रेजुएशन लेवल पे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर देना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर नदीम ने भी बोला कि जो अच्छे कंट्रीज हैं जहां पे शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने आगे एक आयाम स्थापित किए, फिनलैंड की बात की उन्होंने, वहां पे हर व्यक्ति को, वहां पे बच्चे को पेड़ पे चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, यही जानने के लिए कि उसको वो भी मालूम होना चाहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपने एक क्षेत्र बोला, इंजीनियरिंग एक ऑब्वियस सा सवाल का जवाब है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको बात करने में अच्छा लगता है तो आप मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हो। अगर आपको मास कम्युनिकेशन, मीडिया की तरफ अगर आपको प्रेरणा देता है तो आप उस तरफ भी जा सकते हो। तो सब्जेक्ट से अपने आप को किसी भी तरह से अपने आप को बांधिए मत, की कोशिश करिए कि कौन सी फील्ड के किस तरह के लोग आपको अच्छे लगते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, उस फील्ड में आप जा सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अगला सवाल हमारे पास कानपुर से है। शशांक हमसे कानपुर से पूछ रहे हैं कि कोविड-19 का असर भारतवर्ष में
शिक्षा व्यवस्था पर क्या पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि ये शायद ये पूछना चाह रहे होंगे कि क्या अब ये ऑनलाइन एजुकेशन ताज़िंदगी गले पड़ गई है या वापस हम ब्लैक बोर्ड पर जाएंगे। मैं चाहता हूं उमा जी सबसे सीनियर हैं इस पैनल में, उमा जी इस प्रश्न का जवाब दें। कानपुर से शशांक का ये सवाल है। शशांक, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैंने 2 बात कही थी कि अभी तक हम लोग यूज्ड टू थे सिंक्रोनस एजुकेशन और बच्चा पढ़ता है एसिंक्रोनस। बाहर के एनवायरनमेंट में से इतनी चीजें हैं कि जिसमें से पढ़ता है, तो इसलिए कोविड एक बहुत छोटे टाइम के बीच का डिसरप्शन है। आप समझिए कश्मीर में कितने साल प्रॉब्लम चली, पंजाब में चली, कितनी जनरेशन्स थे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाए। तो इसमें तो फिर भी टाइमलाइन 3rd स्टेज पर इनके वैक्सीन का है, तो लगभग जुलाई 2021 तक किसी तरह से गुजर करनी है और आपको बेहतर पढ़ना है। पढ़ने का एप्लीकेशन आपको अपने चारों तरफ ढूंढना है। जो भी आप विषय पढ़ रहे हैं, आपका एंगेजमेंट टेक्स्ट बुक से होता है, करिकुलम से होता है, कम्युनिटी से होता है, आपस में डिस्कशन से होता है और पेडागोगी से होता है। अगर पेडागोगिक इनिशिएटिव सही लिए जाएंगे आपके स्कूल में, आप देखिएगा और रंग लाएगी। आप जो भी पढ़ें उसको जाके देखें, माहौल में क्या हो रहा है। अगर कोई भी थ्योरी सही है तो वो जीवन के हर क्षेत्र में आपको जवाब देगी। थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा लॉ कहाँ सोशल लाइफ में भी लगा सकते हैं। तो थ्योरी, इफ इट इज अ गुड थ्योरी, ट्राई अप्लाइंग इट अराउंड यू। जितने भी संसाधन घर में हैं उन्हीं से एप्लीकेशन करके, और दिमाग तभी चलता है। देखिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बाहर के देशों में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जाती है। मेरा ऐसा मानना है, जब भी मैं विदेश गई हूँ मैं यही बताती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप तो हमारे यहाँ सर्वाइवल किट है। हमारे यहाँ तो झोपड़पट्टी में सब इतने अच्छे इनोवेटिव लोग हैं। तो जब जब क्राइसिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न। कैरेक्टर तभी बनता है, एथिकल बिहेवियर तभी बनता है। आसान जिंदगी किसी को कुछ भी नहीं पढ़ाती और जिंदगी में पढ़ना ही मेन है। कोरोना थोड़े समय के लिए है, लेकिन जो मैंने बात कही थी मैग्नीट्यूड और स्केल की, कि अगर हमको 2030 तक हमारे यहाँ 600 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, उसकी स्केलेबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। आपकी जनरेशन तो जेन जी है, जो कि हर वक्त लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे रहते हैं। उसको खेल का साधन के अलावा एक्सप्लोर करिए, गेम बनाइए। आपको जो भी विषय आपने पढ़ा है, क्रिएट अ गेम ऑन इट and submit it for your assessment. शुक्रिया। We have to go very innovative. It will pass. शुक्रिया उमा जी, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है शशांक की जिज्ञासा शांत हुई होगी। अगला सवाल गोरखपुर से है। मोहम्मद मोइन गोरखपुर से हमसे जानना चाहते हैं। हम पैनलिस्ट से सवाल है उनका, मैं चाहूंगा विराज जी इस प्रश्न का जवाब दें। ये मोहम्मद मोइन जानना चाह रहे हैं कि हर कोर्स के जो फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है, यानी लास्ट ईयर का एग्जाम है, ये परीक्षाएं कब होने वाली हैं और कैसे होने वाली हैं, और नया सेशन कब से शुरू होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज की डेट में हर बच्चा और बच्चों के पेरेंट्स भी आज की डेट में काफी डाउट में हैं, क्या काफी घबराए हुए हैं कि कैसे एग्जामिनेशंस होंगे और कैसे बच्चे प्रमोट होंगे। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट करे हैं। हमने प्रेजेंटेशन बेस्ड बच्चों से प्रेजेंटेशन मंगवाई अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, और उसके बेसिस पे उनको ग्रेडिंग करी है। हम तो ऐसे कुछ तरीके हैं, जो कुछ इनोवेटिव तरीके हैं, जो अभी हम ऑनलाइन माध्यमों के जरिए कर सकते हैं। उसके अलावा सेशन कब स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हम लोगों ने जैसे डिसाइड करा है कि हम 4 अगस्त से अपने सेकेंड ईयर ऑनवर्ड स्टूडेंट्स के लिए सेशन स्टार्ट करेंगे। बट एक बहुत जो मुश्किल आ रही है वो आ रही है, जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं या जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जो उनकी एग्जामिनेशन होनी है, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन के बेसिस पे अगर उनको फर्दर एजुकेशन के लिए जाना है, अगर बाहर पढ़ने जाना है, हिंदुस्तान में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है, तो जब तक वो जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन है, अगर उनके प्रॉपर मार्क्स नहीं आएंगे तो वो किसी एग्जामिनेशन में बैठ नहीं पा रहे। तो उसके लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अगले 1 महीने या 2 महीने में, जैसे मैम ने बोला कि कोविड की वैक्सीनेशन 3rd स्टेज में है, तो जैसे जैसे इस पे कोई क्लैरिटी आएगी और गवर्नमेंट से हमें क्लैरिटी आएगी, तो आई थिंक हमारे पास एक बहुत अच्छा वो रिजल्ट होगा कि कब हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए और एंट्रेंस एग्जाम्स के बच्चों के लिए एग्जामिनेशन हो सकते हैं। बट बाकी बच्चों के लिए तो हम लोगों ने बहुत अच्छा एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन या प्रेजेंटेशन बेस्ड एग्जामिनेशन का प्रोसीजर बनाया। शुक्रिया विराज, बहुत धन्यवाद आपका। एक बड़ा सामयिक प्रश्न, टॉपिकल क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। बस्ती से
हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इनका नाम है रमेश कुमार। रमेश कुमार पूछ रहे हैं कि इस साल जबकि पिछले सेमेस्टर और वर्ष के औसत के आधार पर बच्चे अगले क्लास में प्रमोट किए जा रहे हैं, तो भला ये जो कोरोना काल की डिग्री है, जॉब मार्केट में इसकी अहमियत कितनी होगी? ये प्रश्न मैं चाहता हूं इसका उत्तर हमें डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर साहब। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है हमारे सामने, और इस फिक्र को, जो बच्चे की फिक्र है, उसको भी मैं सलाम करता हूँ। देखिए, कोरोना ने पिछले 3-4 महीने का डिसरप्शन लाया है बच्चों की पढ़ाई में, और जो डिग्री है वो आपकी 3 या 4 साल की मुसलसल कंटिन्यूअस पढ़ाई के बेसिस पे दी जाती है और परफॉर्मेंस और असेसमेंट के बेसिस पे दी जाती है। आज के एम्प्लॉयर्स इस चीज को भली भांति समझते हैं, इस चैलेंज को भली भांति समझते हैं, और जो हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने आगे बढ़कर कदम उठाए हैं एजुकेशन को कंटिन्यू करके आपके एजुकेशन को कंप्लीट कराने के लिए, उसको भी समझते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ इस वजह से कि कुछ महीने आपने ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ ली, उससे आपकी डिग्री की महत्वता को, उसकी क्रेडिबिलिटी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने ये 4 महीने क्लासरूम में बैठ के भी पढ़ लिए होते, तब भी आपका और सिलेक्शन होता किसी कंपनी में, आपका कंटिन्यूएशन, आपकी सक्सेस डिपेंड करती आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी नॉलेज पे, आपके इनिशिएटिव्स पे उस कंपनी के अंदर, ना कि इस बात पे कि आपने क्लासरूम में जाके पढ़ा 4 महीने या मोबाइल पे देख के पढ़ा। जितने मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो पहले 75% समय में ऑलरेडी कवर हो चुके होते हैं। लास्ट ईयर में स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं जो कि बच्चा ज्यादातर अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे लेता है, और ये भी बातें हमारे एम्प्लॉयर्स समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत दिक्कत नहीं आएगी, बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। इस चीज को पलट के सोचना चाहिए कि हम कैसे अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को इस तरह रखें, अपनी इनिशिएटिव्स को इस तरह रखें कि जब हमारी नौकरी लगे हम उसको जस्टिफाई कर सकें। बल्कि आने वाली जो इनकी नस्लें हों उनको ये बताएं कि बेटा, अपने नाती पोतों को ये बताएं कि बेटा, हमने कोरोना के वक्त डिग्री ली थी और देखो हम फलानी कंपनी में सीईओ होकर रिटायर हुए। तो ये आपदा में अवसर को ढूंढें, और जी, आपदा में अवसर ढूंढें और उसके भविष्य का इंतजार करें। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न आ रहा है, और लिबरल आर्ट्स से चूंकि जुड़ी हुई हैं उमा जी, तो मैं चाहूंगा उमा जी इस प्रश्न का जवाब दें। लखनऊ से सोमेश ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में, जो आप सब लोग ऑनलाइन क्लासेस की इतनी एडवोकेसी कर रहे हैं, आप सभी पैनलिस्ट, तो सोमेश जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिकल कैसे होगा। मसलन ये लिखते हैं कि मैं मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेना चाहता हूं, लेकिन मास कम्युनिकेशन में वीडियो एडिटिंग या सिनेमेटोग्राफी आप ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे? मतलब मैं कब करूंगा, आप कैसे करवाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मास कम्युनिकेशन का तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड पूरा कोर्स है। हम जो इरा में जो डिजाइन कर रहे हैं और जिसकी तैयारी हो चुकी है, उसमें आपको जब पहले सिखाया जाएगा तो जो फिल्म बनानी है या कोई भी डिजिटल कंटेंट, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री के लिए हो, चाहे वो न्यूज के लिए हो। अभी तो देखिए सारे एनडीटीवी और सारे चैनल्स वीडियो अपने आईफोन से वो कहते हैं वो सारा रिकॉर्ड करते हैं, और किस किस्म से रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे फ्रेमिंग की जाती है, उसमें असाइनमेंट में जाके कोरोना का सब रिकॉर्ड करिए, उसकी न्यूज बनाइए। इस वक्त तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। अपने घर में रिएक्शन कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, सोशियोलॉजिकल बाइंग पैटर्न क्या है। सवाल उमा जी इनका सवाल समझिए। इनका सवाल ये है कि आप सिनेमेटोग्राफी की या वीडियो एडिटिंग की बारीकियां ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे। प्रश्न इनका ये है, प्रश्न ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज क्या है मार्केट में। अच्छा, बात मान गए। उसके बाद आपको एडिटिंग के लिए एक तो आपके आईफोन में ही इस वक्त काफी है, थोड़ा समय चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि स्मॉल ग्रुप्स में हम लोग स्टूडेंट्स को कैंपस में नहीं लाएंगे। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियस हैं। जब तक के लॉकडाउन खुल नहीं जाता और ये तैयारी नहीं हो जाती, हम लोगों का प्लान है रामे कि कैसे छोटे छोटे ग्रुप को लाएंगे और हर फैसिलिटी स्मॉल ग्रुप में मुहैया कराएंगे। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा, आइदर और नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें, समय आएगा, और ये सब पार्ट ऑफ द प्लानिंग है।
शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल कानपुर से हमारे पास आ रहा है। मोहम्मद नासिर कानपुर से हमसे जानना चाहते हैं और मैं चाहूंगा इसका जवाब इंजीनियर साहब दें, पंकज अग्रवाल साहब। मोहम्मद नासिर जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में मैं देख रहा हूं कि प्रायः पुराने वीडियोस दिखाए जाते हैं। अच्छे ग्राफिक सपोर्ट और अच्छे पीपीटी की मदद से रोचक ई कंटेंट क्यों नहीं बनाया जा सकता? पुराने वीडियोस क्यों दिखाए जाते हैं? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, डिस्कशन में बात आई थी कि हम ठीक है ऑनलाइन क्लासेस लें, हम वेब बेस्ड क्लासेस लें, वो लर्निंग होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए वीडियो बनाने वाले लोग, एक अच्छा क्लासरूम टीचर, एक अच्छा मास कम्युनिकेशन, मतलब आप जब वीडियो बनाएंगे तो आपको अच्छा वक्ता होना आवश्यक है, लेकिन वो अच्छा वक्ता हो जरूरी नहीं है। तो जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, एमएचआरडी के स्वयं प्रभा चैनल के 32 चैनल हैं जो जी सैट पर आ रहे हैं और 24 घंटे, और इसमें वीडियो कंटेंट आईआईटी दे रहा है, एनसीईआरटी दे रहा है, यूजीसी दे रहा है, एनआईओएस दे रहा है, लेकिन इनका इशारा ये है कि पुराने वीडियोस क्यों अपलोड होते हैं, नए रोचक ग्राफिक्स के साथ वीडियोस क्यों बनाए नहीं जाते? इस सवाल का जवाब के लिए एक्चुअली जो अपॉर्चुनिटी की बात की गई थी, तो ऑनलाइन जो इस समय पढ़ाई हो रही है, इसी में इसका जवाब जुड़ा हुआ है कि जब हम क्लासरूम टीचिंग के लिए जाते हैं तो जो मेरी यूनिवर्सिटी में जो टीचर है, हमारी जो एजुकेशन है वो उस पर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जहां तक वीडियोस की बात है तो ये ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर्स आज की तारीख में अभी ये बना बना के डाले जा रहे हैं। इस तरह के वीडियो लेक्चर्स इंटरनेट पे बहुत समय से हैं। एक प्लेटफॉर्म है, ये फ्री है, एनपीटीईएल, जिसमें इंजीनियरिंग के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ये कंसोर्शियम बनाया गया था आईआईटीज के द्वारा। आईआईटी चेन्नई इसको रन कर रहा था, आईआईएससी बैंगलोर, सब लोगों ने मिलके जो है इसमें जो बेस्ट टीचर्स अपने अपनी फील्ड के हैं उन लोगों ने अपने लेक्चर्स डाल रखे हैं। और मैं जिन स्टूडेंट्स ने ये सवाल पूछा उनको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने आप को ये स्वयं प्रभा चैनल या आईआईटी का एनपीटीईएल, इन पर रिस्ट्रिक्ट मत करिए। यू गो टू द वेबसाइट्स ऑफ, आप हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इन सब वेबसाइट्स पे जाइए और विश्व के सभी अच्छे विश्वविद्यालय और बड़े से बड़े टीचर्स, चाहे नोबेल लॉरिएट्स हो, उन सब ने इन टॉपिक्स पे अपनी लेक्चर्स, जो कि अपनी अपनी फील्ड के स्पेसिफिक्स जो है, बहुत ही अच्छे लेक्चर्स डाले हुए हैं, बेस्ट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इनफैक्ट उनसे वो शिक्षा ग्रहण करें और उसके बाद जो है अपने जो कोर्स में है उसके अंदर जो है उसको समाहित करें। यानी अपने अपने आप को थोड़ा ब्रॉड बेस करना होगा, आप केवल एक जगह पर फोकस न करें, आप वैरायटी देखें, और गूगल तो अब अवेलेबल है। ये अगला सवाल जो सौम्या का है लखनऊ से, ये विराज जी से सवाल पूछना चाह रही हैं, विराज सागर दास से। सौम्या पूछ रही हैं कि अब जबकि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों का फिजिकल इंटरफेस कम हो रहा है, अब जबकि शिक्षा की लागत कम हो रही है, तो क्या फीस में भी कुछ राहत की गुंजाइश होने वाली है क्या? विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस में क्या कुछ राहत होगी? क्योंकि अब कॉस्ट भी कम आएगी, और ऐसा सौम्या का पूछना है। सौम्या लखनऊ से जानना चाहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि क्या फीस पे इसका कोई इम्पैक्ट आएगा। और जैसे आपने बोला कि कॉस्ट कम होगी, इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हम अपनी आज की डेट में हमारी फैकल्टी को और मेहनत करनी पड़ रही है, हमारी फैकल्टी को और बच्चों के लिए जैसे और ज्यादा अवेलेबिलिटी होनी पड़ रही है, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन मीडियम पे पूरी एजुकेशन हो रही है, तो उनको वीडियोस बनानी पड़ी हैं। जैसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर नदीम ने कहा था कि हमारी फैकल्टी भी उस चीज को इतनी यूज टू नहीं है, वो भी एक क्लासरूम टीचिंग को लेके यूज टू है, तो उसको आज एक नए, उसको भी अपने आप को एक एडजस्ट करना पड़ा एक नए एटमॉस्फेयर में। तो उसमें हमें कहीं पे हमारी उसके लिए कॉस्ट नहीं कम हो रही है। आज की डेट में फैकल्टी को, इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और दूसरी बात, ये जो फेज है हमारा कोविड-19 का, ये तो एक मोमेंट्री फेज है, ये अगले 3 महीने या 2 महीने में खत्म हो जाएगा। तो ये कोई एक ऐसा फेज नहीं है जो पूरे टाइम चलता रहेगा। पर तो इसकी वजह से कोई कॉस्ट में तो कमी आनी नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे लिए कॉस्ट ऊपर ही गई है। पर जहां तक बच्चों की बात है, जहां तक उनके अगर प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आई एम श्योर हम सारी यूनिवर्सिटीज मिलकर उस पर कोई सोल्यूशन देंगे, और हम बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी रन करते हैं अपने स्टूडेंट्स के और उनकी मदद के लिए। अब एक गोरखपुर से अभिभावक हैं, इनका नाम गगन है। गगन जानना चाह रहे हैं उमा जी से। उनका प्रश्न ये है कि प्राइमरी लेवल पर जबकि बच्चों में रचनात्मकता का होना बहुत जरूरी है, तो प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर अगर ये ऑनलाइन क्लासेस आ जाएंगी, तो क्या इससे बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े नहीं होंगे? उनमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की कमी नहीं होगी? और क्या बच्चे दोस्त कैसे बनाएंगे? ये गगन है, गोरखपुर से जानना चाहते हैं, और चूंकि आप लिबरल आर्ट्स की हैं, इसलिए प्रश्न वो आपसे पूछना चाहते हैं। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत सही सवाल है। छोटा बच्चा सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है,
और उसके लेवल पर गेम्स के थ्रू बहुत अच्छा पढ़ाया जा सकता है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि उनकी टीचर इस किस्म के गेम्स बताएंगी। स्नेक्स और लेडर जो हम सांप सीढ़ी खेलते थे, वो हर बच्चे को अगर खेलने को क्लास में दिया जाए और फिर एक सवाल पूछा जाए कि ये क्या बात है कि 8 से एक सीढ़ी 92 पर जाती है और 98 पे एक सांप आपको 2 ले आता है। तो जिंदगी में अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एम्बिग्विटी, सारे खेल जो हैं वो जिंदगी के कोड पे बेस्ड हैं, कहावतें हैं। इस किस्म के थोड़ा सा इनोवेटिव करके और बच्चों के इंटरनेट पे देखिए, इसमें ये बात मानना जरूरी है कि अभिभावक जो है वो 80% टीचर है। टीचर जो है वो इस वक्त हफ्ते में एक बार बता देते हैं कि अगले हफ्ते तक ऐसे इतने पेज लिखा दीजिएगा, इतना पेज है, ये मैकेनिस्टिक हो रहा है। लेकिन सिर्फ माँ जानती है कि किस तरह से उसको गा के सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए। इस वक्त पेरेंट्स घर पे हैं और बहुत से लोग घर से काम भी कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि क्या दुविधा है, लेकिन घर के माहौल में क्रिएटिव तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। और हर एक्टिविटी में ज्ञान निहित है, हर एक्टिविटी में। अगर उसको स्पोर्ट्स का शौक है तो कैसे टीम बनती है, कैसे किसको कहाँ पर लगाया जाएगा, बॉलिंग ऑर्डर क्या होगा, फिर हर चीज, हर खेल जो है जो बच्चे को अट्रैक्ट करता है, उसमें हल्के से सिर्फ क्वेश्चन, कोई कहानी पढ़ाई तो बताओ कि अच्छा ये कैरेक्टर कैसा है, तो शब्द तो कहेगा बहुत गंदा था, किस चीज से तुमको लगा गंदा था, तो वो रो रहा था, ओ तो रोने वाला गंदा होता है, अच्छा जस्ट ड्रॉप इट देयर। क्वेश्चनिंग करके इस बहुत बहुत ब्यूटीफुल, छोटे बच्चों के साथ तो मैजिक हो सकता है, प्रोवाइडेड टीचर पे डिपेंडेंट न हो। और पेरेंट्स को इस वक्त ये चाहे जाती है या नहीं है, लेकिन उनका सबसे ज्यादा स्टेक अपने बच्चे में है जी। तो इसलिए 80% ये माँ को करना होगा, दादी होंगी अगर घर में, ये वो होगा। नानी भी कर सकती हैं। जी, नानी भी कर सकती हैं, चाची बहुत भी शुक्रिया, कर बहुत शुक्रिया। और वक्त बहुत कम है। आखिरी सवाल आज का जो डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर से पूछना चाहती हैं, बनारस से, वाराणसी से शालिनी पूछ रही हैं। शालिनी का पूछना है कि भाई इंटरनेट और बिजली की जो अवेलेबिलिटी है वो ऑनलाइन शिक्षा का बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है वो, तो क्या कम्युनिटी रेडियो के बारे में शिक्षाविद क्यों नहीं सोचते, जिनके बड़े विश्वविद्यालय हैं, जिनके बड़े संस्थान हैं, वो रेडियो को क्यों माध्यम बनाते नहीं, वो क्यों इंटरनेट और बिजली और ऑनलाइन क्लासेस सुबह से शाम तक, अगर हम 5 क्लासेस पढ़ते हैं, शालिनी लिखती हैं कि सुबह से शाम तक अगर हम 5-6 क्लासेस 50 मिनट के पढ़ते हैं तो 1 GB डेटा हमारा खर्च हो जाता है। इसका पैसा हमें ना सरकार देगी ना घर वाले देंगे। तो आप ऑनलाइन कम्युनिटी रेडियो के बारे में क्यों सोचते नहीं? ये प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर से। बहुत अच्छा सवाल है शालिनी की तरफ से। देखिए, इसमें दोनों चीजें जरूरी हैं। इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई भी जरूरी है और जो चीजें कम्युनिटी रेडियो के द्वारा सिखाई जा सकती हैं वो जरूर सिखाई जानी चाहिए। मुझे ये लगता है कि हर संस्था के पास एक अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सेटअप नहीं है। उस पे यकीनन कई संस्थाओं को काम करने की जरूरत है। प्रॉब्लम रेडियो के द्वारा आती है, वो 2 वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। जो बोला जा रहा है वो सिर्फ सुना जा सकता है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ दिखाना चाहें तो वो आप दिखा नहीं सकते, सिर्फ आवाज के माध्यम से ही सिखा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। अगर इन कंस्ट्रेंट्स को रहते हुए भी कोई बात अच्छे से पढ़ाई जाना पॉसिबल है, कोई सब्जेक्ट, कोई विषय अच्छे से पढ़ाया जाना पॉसिबल है, तो जरूर कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल होना चाहिए। और हम पूरी तरह से यकीन रखते हैं कि कॉलेजेस इस बारे में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं और कुछ ना कुछ इंटरैक्शन कम्युनिटी रेडियो के थ्रू होगा। पूर्ण तरह से शिक्षा, एक ब्लेंडेड लर्निंग, कंप्लीट एजुकेशन इस डिसरप्टेड टाइम में ऑनलाइन के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर इसमें आपका 1 GB डेटा खर्च हो रहा है, 2 GB डेटा खर्च हो रहा है, मुझे लगता है कि हमें इसको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट और अपनी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए, ना कि ये मानना चाहिए कि ये भी हमारा नुकसान हो गया, बल्कि ये हमारा बहुत फायदा है। और हम बहुत ही लकी हैं कि हमारे पास कनेक्शन तो है, तभी तो डेटा खर्च हो रहा है। क्या होता कि अगर हमारे पास सिग्नल ही नहीं आ रहे होते तो
तो इस सोच को भी बदलने की जरूरत है। दोनों तरह की टेक्नोलॉजी को पूरे दिल से अडॉप्ट करिए ताकि हर तरह के फायदे हमें मिल सकें। बहुत शुक्रिया आपका। हम सब ये जानते हैं, बहुत पहले बात कही गई थी कि चरई वेती, यानी चलते रहो। जो व्यक्ति चलता रहता है उसका भाग्य भी चलता रहता है, जो व्यक्ति बैठ जाता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, और जो व्यक्ति सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है। बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमको तैयार करना है। हमको थकना नहीं है, हमको परेशान होकर बैठ नहीं जाना है, परेशान होकर सो नहीं जाना है, बल्कि स्वयं को बदली हुई परिस्थितियों में एक नौजवान की भांति, एक योद्धा की भांति हमको अपने आप को ढालना होगा। 4 बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आज जुड़े थे हिंदुस्तान अखबार के इस वेबिनार में, जिसका विषय था शिक्षा क्षेत्र के बदलते आयाम, चुनौतियां और संभावनाएं। इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर उमा नारायण, विराज सागर दास, इंजीनियर पंकज अग्रवाल और डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर। आप सब ने बहुत बेहतरीन इनपुट्स हमको दिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वेबिनार में जुड़ने के लिए, और हिंदुस्तान को बहुत ढेर सारा शुक्रिया इस बेहतरीन वेबिनार को आयोजित करने के लिए। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो फेसबुक पर इसे देख रहे हैं या विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इसे देख रहे हैं। आप जो हमारे साथ जुड़े पाठक और दर्शक, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे हिंदुस्तान परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।